तमिलनाडु के चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का नाम भारतीय जनता पार्टी ने देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की और बहुमत को देखते हुए ये लगभग तय है कि राधाकृष्णन ही देश के अगले और नए उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद करीब 27 दिनों तक सियासी गलियारों में बिहार, बंगाल और जाट समुदाय के नेताओं को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन आखिरकार तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन पर मुहर लग गई है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने आखिर तमिलनाडु के राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए क्यों चुना। इसका जवाब बीजेपी की राजनीति की गहरी रणनीति में छिपा है। दरअसल बिहार को इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि वहां पहले से ही एनडीए का गठबंधन मजबूत है और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर बिहार को उपराष्ट्रपति पद भी दिया जाता तो गठबंधन की अन्य पार्टियां भी बड़े पदों की मांग करने लगती। इसी तरह जाट समुदाय को लेकर भी यही निष्कर्ष निकला कि हरियाणा और पश्चिम यूपी में जाट राजनीति का असर भले बड़ा हो, लेकिन वहां अगले विधानसभा चुनाव 2027 में है, यानी बीजेपी को अभी कोई बड़ा सियासी दबाव नहीं है। बंगाल की चर्चा भी खूब हुई, लेकिन वहां पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और फिलहाल बंगाल तमिलनाडु की तुलना में उनकी प्राथमिकता पर नहीं है। अब आते हैं तमिलनाडु के राधाकृष्णन पर। उन्हें चुनने के पीछे बीजेपी की 3 मुख्य वजह हैं। पहली वजह है मुर्मू मॉडल। 2022 में बीजेपी ने ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया था और इसका सीधा फायदा पार्टी को ओडिशा में हुआ। उसी पैटर्न पर अब तमिलनाडु में बीजेपी ने राधाकृष्णन को चुना है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि दक्षिण भारत भी दिल्ली की सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी रखेगा। दूसरी वजह है दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत करना। कर्नाटक और तेलंगाना में झटके के बाद बीजेपी तमिलनाडु में खुद को स्थापित करने के लिए नया चेहरा ढूंढ रही थी। 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है और राधाकृष्णन की नियुक्ति वहां पार्टी के लिए राजनीतिक निवेश साबित हो सकती है। तीसरी वजह है जातीय संतुलन। राधाकृष्णन गाउंडर वेल्लार समुदाय से आते हैं। ये समुदाय आज ओबीसी सूची में है। बीजेपी का उद्देश्य जातीय संतुलन साधना और तमिलनाडु की प्रभावशाली सामाजिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर उभारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु कनेक्शन भी इस फैसले के पीछे अहम कारक माना जा रहा है। मोदी सरकार ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम और नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना जैसी पहलों से उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी कई मौकों पर तमिल भाषा को दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा बताते हुए गर्व व्यक्त कर चुके हैं। इसके अलावा उनके मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे तमिल मूल के मंत्री पहले से ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ये संदेश दे रही है कि तमिलनाडु को राष्ट्रीय राजनीति में और भी मजबूत हिस्सेदारी मिलेगी। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर भी काफी समृद्ध रहा है। वो तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद चुने गए हैं और लंबे समय तक आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। हाल के वर्षों में वो महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर भी रह चुके हैं। इस अनुभव ने उन्हें बीजेपी का एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उपराष्ट्रपति पद केवल संवैधानिक प्रतिष्ठा का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी अहम हिस्सा है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पार्टी ने ओडिशा में पैठ बनाई थी और अब तमिलनाडु से राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर दक्षिण भारत में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो क्या राधाकृष्णन की नियुक्ति से बीजेपी को तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत में वास्तविक राजनीतिक फायदा मिलेगा? क्या ये कदम बीजेपी की दक्षिण की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।